नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मनरेगा हर गांव में एक दस्तावेज की तरह है, भ्रष्टाचार का दस्तावेज और बदलाव का भी। पिछले 1-2 सालों से मनरेगा को लेकर बदलाव की तरह तरह की आवाजें आती रही हैं। मोदी सरकार ने औपचारिक स्तर पर कभी मनरेगा को बदलने या खत्म करने की बात नहीं की है, मगर फिर आज राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चिट्ठी से आशंकाओं को यकीन होने लगा कि कहीं सरकार के निशाने पर यह योजना तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मनरेगा में बदलाव के बहाने सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के दिन लद रहे हैं, जो आगे चलकर वित्तीय घाटा कम करने की कामयाबी के किस्सों में बिला जाएंगे। एकदम से आशंकित होने की जरूरत नहीं है, मगर सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं के बारे में मध्यम वर्ग को जरूर सोचना चाहिए कि ये खैरात नहीं है, जरूरत है। ऐसे एक्सपर्ट जिनके लेखों से 100% रोजगार तो पैदा नहीं हो सका, वो भी आए दिन लिखते रहते हैं कि ऐसी योजनाओं पर खर्च करने से कोई लाभ नहीं है। आज के इंडियन एक्सप्रेस में सीमा चिश्ती की एक खबर छपी कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 6 जून को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नितिन गडकरी को खत लिखा है कि क्या मनरेगा को एक्ट यानी कानून की जगह योजना में बदला जा सकता है। ग्रामीण रोजगार को क्यों किसी कानून के सहारे गारंटी की जानी चाहिए और क्या ऐसे रोजगार किसी योजना के जरिए नहीं दिए जा सकते। यानी आप दर्शकों को यह फर्क भी समझना होगा कि कानून की गारंटी और सिर्फ योजना में क्या बुनियादी अंतर है। वसुंधरा ने लिखा है कि एक्ट होने से क्या लाभ है, इसे देखना चाहिए। नतीजा यह हुआ है कि तमाम तरह के संगठनों ने मुकदमों की बाढ़ लगा दी है। ये मुश्किल आई है। विभागीय कार्यों के जरिए दिए गए काम को भी नरेगा के तहत आप रोजगार में शामिल कर सकते हैं। उनका सुझाव है गांवों के लिए के विकास के लिए अलग अलग नाम से कई योजनाएं देश भर में, मगर इनसे अलग 2005 में कानून बनाकर फरवरी 2006 में रोजगार को अधिकार का रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी भाषणों में इन अधिकार कानूनों की आलोचना करते रहे थे, लेकिन 26 जून को कमजोर मानसून पर समीक्षा बैठक के बाद पीएमओ की तरफ से जारी नोट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने यह निर्देश जारी किया है कि जहां जहां जरूरत हो नरेगा का इस्तेमाल ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा करने के लिए होना चाहिए। यानी मनरेगा में उनका यकीन झलकता है। दिवंगत ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे ने भी अपनी प्राथमिकताओं में 100 दिन की प्राथमिकताओं में कहा था कि मनरेगा से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, मजदूरी के भुगतान में देरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2012 में भी यूपीए सरकार ने इसका दूसरा रूप लॉन्च किया। इसके तहत मनरेगा में 30 नए कामों को जोड़ा गया। इसके लिए इन कामों को 10 श्रेणियों में रखा गया। वाटरशेड, सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन, खेती और पशुपालन के काम, मत्स्य पालन, ग्रामीण पेयजल और सफाई का काम। पहली बार इसमें शौचालय निर्माण को भी शामिल किया गया। यानी मनरेगा में संशोधन होता ही रहा है। मौजूदा सरकार नई बात यह कह रही है कि मनरेगा के तहत गांव में स्थायी ढांचा तैयार किया जाए ताकि वे लंबे समय तक आजीविका यानी रोजगार के साधन बने रहें। मनरेगा में भ्रष्टाचार ने इसकी विश्वसनीयता खराब कर दी है। हर गांव में इससे जुड़े अनेक किस्से मिल जाएंगे और मनरेगा के पैसे ने मुखिया के चुनाव को महंगा और जानलेवा भी बना दिया है। लेकिन मनरेगा की कामयाबी के भी अनेक किस्से हैं जो इन दागदार किस्सों के अंधेरे में खो जाते हैं। नीति सेंट्रल नामक वेबसाइट के प्रवीण सिंह ने लिखा है कि मोदी सरकार मनरेगा को इंदिरा आवास योजना से जोड़ने जा रही है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को घर बनाने के लिए अलग से 12,000 रुपए देंगे। नीति सेंट्रल के मुताबिक इस वक्त इंदिरा आवास योजना के तहत मैदानी इलाकों में 70,000 रुपए मिलते हैं और 12,000 की राशि अलग से दी जाएगी। अगर ठीक से मैंने समझा है तो मनरेगा को गांवों के विकास से जोड़ा जाएगा और उसकी मजदूरी मनरेगा के खाते से दी जाएगी। वसुंधरा राजे ने अपनी चिट्ठी में इस बात पर विचार करने के लिए लिखा है कि मनरेगा के तहत स्किल अपग्रेडेशन के खर्चे को शामिल किया जाना चाहिए और इसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से जोड़ देना चाहिए। 26 जून को टाइम्स ऑफ इंडिया में सुबोध घिडियाल ने लिखा है कि रिपोर्टर हैं ये कि केंद्र सरकार मनरेगा के तहत किसी जिले में जो काम होगा उसका 60% खेती से जोड़ना चाहती है। इसे सभी राज्यों के लिए अनिवार्य बनाना चाहती है और राज्यों से राय मांगी गई है। मनरेगा के स्वरूप में बदलाव की तमाम खबरों को देखकर एक सवाल यह भी पैदा होता है कि कहीं सरकार तमाम योजनाओं से इसे जोड़कर मिलाकर इस योजना को पिछले दरवाजे से खत्म तो नहीं करना चाहती है। मोदी सरकार मनरेगा के पैसे और काम से गांवों में स्थायी साधनों का निर्माण करना चाहती है। जयराम रमेश ने भी ग्रामीण विकास मंत्री रहते मनरेगा 2 के लॉन्च के वक्त कहा था कि मनरेगा को उत्पादकता बढ़ाने के उपकरण में जल्द से जल्द बदल देना चाहिए। लेकिन वसुंधरा की चिट्ठी तो इसके मूल स्वरूप पे ही सवाल उठा रही है कि इसे कानून अधिकार बनाए रखने की जरूरत है क्या।
योजना क्यों न बना दें। आज सीपीएम नेता वृंदा करात ने नितिन गडकरी को एक चिट्ठी लिख दी जिसमें कहा है कि मनरेगा को वित्तीय मजबूरियों का शिकार नहीं बनाना चाहिए। इस कानून को और मजबूत करने की जरूरत है। वसुंधरा राजे की चिट्ठी से चिंता पैदा हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो रोजगार देने के वादे से क्रूर मजाक होगा। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी सरकार की नीति आने वाले दिनों में साफ करेंगे। मनरेगा के काम को खेती के कार्य से जोड़ने की बात हो रही है, पर इसका 65 से 70% काम तो पहले ही खेती से जुड़ा हुआ है। 2013-14 के वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीने में 78% काम जल संरक्षण, भूमि विकास और ग्रामीण संपर्क मार्गों से संबंधित हुआ है। अतः मैं आग्रह करती हूं कि योजनाओं को आपस में मिलाने के नाम पर कार्य दिवस कम नहीं होने चाहिए। वसुंधरा राजे ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि विभागीय कामों को मनरेगा का काम समझा जाना चाहिए। सीपीएम नेता कहती है कि इन कामों को मनरेगा के 100 दिन के काम के अलावा दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें ज्यादा काम मिले। तो क्या रोजगार गारंटी कानून को रोजगार योजना में बदल दिया जाना चाहिए, और ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा? प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के। संजय निरुपम हैं, कांग्रेस नेता। प्रमथेश अंबस्ट हैं, आप कन्वीनर हैं, नेशनल कंसोर्टियम ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ऑन मनरेगा। आपने 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख भी लिखा था। और निखिल डे हैं, सोशल एक्टिविस्ट। भूपेंद्र जी, हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों ये विचार आया कि इसे एक्ट की जगह स्कीम में बदल दिया जाए? मैं पहली बात आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जो अभी अपनी समीक्षा कर रहे थे, आपकी समीक्षा में जो दोनों तरह के विचार थे, वही विचार इस समय पूरे देश के अंदर है। ये कहीं भी सजेशन नहीं है कि इसको एक्ट को ख़त्म करके स्कीम कर दी जाए। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 में आपने सबको सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार दिया है। ठीक है, आप नया कानून ला सकते हैं, कानून के औचित्य पे प्रश्न नहीं है। मूल विषय ये है कि आप देश में जो रोजगार सृजन का एक बहुत बेहतर स्कीम के द्वारा चला सकते थे। और अगर इस स्कीम के द्वारा अगर आप चलाना चाहते भी हैं तो मूल विषय ये है कि आखिर ग्रामीण क्षेत्र में जब आप रोजगार का सृजन करना चाहते हैं तो अनस्किल्ड लेबर का स्किल अपग्रेडेशन भी होना चाहिए। रोजगार के द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण भी होना चाहिए। रोजगार के लिए केवल मिट्टी को इधर से उधर घेर के और रजिस्टर। एक सेकंड से, इसमें एक कंफ्यूजन आता है कि स्किल अपग्रेडेशन के लिए अलग से महकमा है, महकमा भी है, अलग से उसका फंड है, फंड भी है। अब वो फंड का इस्तेमाल अगर मनरेगा वाले पैसे से, अगर मैं ठीक समझ रहा हूं कि हम आपको, और क्योंकि वो जो नेशनल लाइवलीहुड मिशन है वो सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, अन्य स्किल से जुड़े ग्रामीण इलाकों में वो कर ही रहा है। जब उसका बजट है तो फिर इसका क्यों? सुन लीजिए, क्योंकि आप ही अपनी रिपोर्ट में कह रहे हैं और संसद की स्थायी समिति की जो 42वीं रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि जॉब कार्ड के आधार पे मनरेगा में यूपीए सरकार के समय में बड़ा भारी भ्रष्टाचार हुआ है। अभी आपने ही अपने वक्तव्य में कहा है, इसी मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के 7 जिलों में सीबीआई जांच के आदेश दिए। तो ये इस स्कीम में जो जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में घपला हुआ है वो सबके सामने आया है। ठीक है, आपने ही अपने वक्तव्य में अभी कहा है। नहीं, अब हमने जो कहा वो भूल जाइए, आप जो क्यों कहना चाहते हैं वो वाला बोलिए। जो कि ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने भी कहा कि इसकी उत्पादकता बढ़ाकर स्थायी पे आते हैं। हमने क्यों इससे औचित्य पे प्रश्न नहीं है? राजे ने क्यों लिखा होगा? देखिए, आप राजस्थान से आते हैं, औचित्य पे प्रश्न नहीं है। नहीं, मैंने भी नहीं कहा कि आप औचित्य पे प्रश्न नहीं है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि बहस की जा सकती है, विचार किया जा सकता है। क्यों इसे एक्ट से स्कीम बदल देने से इसके आप कैसे और ज्यादा इसकी कमियों को दूर कर रहे हैं? सुझाव नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सुझाव नहीं है कि एक्ट से स्कीम करी जाए। आप एक स्कीम के द्वारा भी इसको आप कर सकते हैं, ये एक सुझाव है। लेकिन वही कह रहा हूं कि सुझाव ही है। सुझाव देने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो विषय आप कह रहे हैं, जो विषय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिस विषय पे इवन यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार को खत्म करना, उदाहरणों के चलते मनरेगा में बदलाव की जरूरत है। बदलाव की नहीं, मनरेगा के को ज्यादा अच्छा सृजनात्मक बनाना, मनरेगा को ज्यादा रोजगार उत्पादन करना, मनरेगा के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की क्षमताओं का विकास करना, मनरेगा के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में परिसंपत्तियों का विकास करना। लिखा है ये क्यों? लिखा है इसमें कि क्या लिखा है कि भाई कानून के द्वारा ही हम क्यों गारंटी करें? लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? ये तो सरकार का प्राथमिक दायित्व है। किसी भी सरकार का ये प्राथमिक दायित्व है कि वह लोगों को पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य
इत्यादि मूलभूत अधिकारों को दे। मूलभूत अधिकारों के लिए जो यूपीए सरकार है उसने केवल अधिकारों का ढकोसला करा। अगर योजनाओं को सही ढंग से लागू किया जाता, जो मूल प्रश्न है जिसपे इस देश की जनता ने बदलाव किया है कि आप सकारात्मक नीतियों के द्वारा भी बदलाव ला सकते हैं। और आप जो एक्ट लाए, आपकी संसद की समिति, आपके सर्वोच्च न्यायालय, आपके जितने भी सामाजिक संगठन है वो कह रहे हैं कि आपके एक्ट के द्वारा भ्रष्टाचार हुआ है, कोई स्थायी परिसंपत्ति। आप उसी बात को कह रहे हैं, क्यों किसी कानून के सहारे गारंटी की जानी चाहिए, और क्या ऐसे रोजगार किसी और योजना के तहत नहीं दिए जा सकते हैं? हम ये कह रहे हैं कि आप बेहतर स्कीम इसको ला सकते हैं। आप इसको कानून रखिए, स्कीम रखिए, लेकिन इसमें परिसंपत्तियों का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की रोजगार उत्पादक क्षमता को बढ़ाना, इन सब विषयों को सम्मिलित करना चाहिए। संजय, आप ज्यादा आशंकित हैं अगर ये बात भूपेंद्र जी कह रहे हैं, और वसुंधरा, ये भी भावना को भी हम समझ सकते हैं कि वो शायद ये सोच रहे हैं कि इसकी तमाम जो कमियों की जो खबरें आती रहती हैं उसको दुरुस्त करने के लिए ये भी एक तरीका है कि इसे अन्य और इसका मकसद थोड़ा सा बदला जाए, लेकिन कानून के सहारे गारंटी की जानी चाहिए। भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि बहुत सारे अधिकार तो पहले से हैं ही, ये अधिकारों का ढकोसला है, इसे अगर योजनाओं के जरिए आप दे सकते हैं तो इसमें आपको कोई आपत्ति नजर आती है? ये सवाल मुझसे है रवीश जी? आपसे। देखिए, सबसे पहली बात यह समझनी चाहिए कि इस कानून के जरिए हमने इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को रोजगार का हक दिया है, रोजगार का की गारंटी दी है। दूसरी व्यवस्था इसमें यह है कि राज्य सरकारों के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर यह एक बंधन है कि आपको अगर कोई बेरोजगार रोजगार मांग रहा है तो इस कानून के तहत रोजगार देना ही पड़ेगा। हमारे स्कीम्स बहुत हैं, बड़े बड़े स्कीम्स, लेकिन कानूनन किसी व्यक्ति का अधिकार बना के कोई योजना को लागू करना पहली बार ऐसा हुआ। और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस कानून का समर्थन किया था, इस बिल का समर्थन किया था। इसके माध्यम से लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को हम रोजगार दे रहे हैं। दूसरी बात, कोई 40,000 करोड़ के आसपास इस पे खर्च होता है प्रतिवर्ष। रह गई बात इस मनरेगा के, इसके अंदर जो तहत जो स्कोप है, काम बढ़ाने का पूरा स्कोप है। भ्रष्टाचार से कोई मना नहीं कर रहा है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई, सोशल लेकिन मैं आपको इसी पे सीमित रखना और जितनी मॉनिटरिंग करनी है, मैं इस पे सीमित रखना चाहता हूं। मॉनिटरिंग करनी है, बेशक मॉनिटरिंग होनी। मैं इसमें आपको सीमित रखना चाहता हूं अभी इस पॉइंट पे कि क्या आपको लगता है कि इसको कानून से बदलकर योजना में ला देंगे तो इसका मकसद समाप्त हो जाएगा, या आपको लगता है कि अगर कोई सरकार ये कह रही है कि हम स्कीम से भी रोजगार दे सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इसमें बहुत सारी मुकदमेबाजी होने लगी, बिल्कुल समाप्त। हाँ, अब बताइए, आप जवाब दीजिए, इसी पॉइंट पर जवाब दीजिए। मुकदमेबाजी क्यों होती है? नहीं, मैं बताता हूं रवीश जी, मुकदमेबाजी इसलिए होती है क्योंकि आप कानून को ईमानदारी से लागू नहीं कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं राज्य सरकार अक्षम है। राज्य सरकार, जो मुख्यमंत्री अपने आप को सक्षम नहीं समझेगा, जो गरीब के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होगा, जो कानून को लागू करने में कहीं ना कहीं संकोच करेगा, उसको लिटिगेशन का डर लगेगा, उसको कानूनी विवाद का डर होगा। अगर आप ईमानदारी से इस कानून के तहत जो व्यवस्थाएं की गई है उन व्यवस्थाओं को आप लागू करते हैं और लागू करने में ईमानदारी दिखाते हैं तो कोई कानूनी मुकदमा नहीं होगा। और राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने जिस तरह की बातें कही है, मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है। अपने देश में हजारों योजनाएं, योजना लागू हुई तो भी ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है, लेकिन जब कानून बनता है तो आपको कानूनन उसको हक देना पड़ेगा। यह व्यवस्था यूपीए की सरकार ने की है और इस व्यवस्था का मजाक उड़ाने के बजाय इस व्यवस्था का सम्मान होना चाहिए। और इस व्यवस्था को लागू करने में अगर कुछ कमी है, कुछ दोष है, तो बेशक दूर करना चाहिए। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी हो या फिर हमारी सरकार में बैठे लोग, हमारी पार्टी में कई बार चर्चा हुई कि इसमें कमियां हैं, इन कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। इन कमियों को दूर करने का मतलब यह नहीं कि इसका बुनियादी स्वरूप बदल दिया जाए। मेरा निवेदन यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से नफरत है, बेशक नफरत करे, लेकिन इस योजना के माध्यम से जिन गरीबों को लाभ होता है उन गरीबों से नफरत न करें। उन गरीबों से अगर नफरत करेंगे तो कहीं ना कहीं यह राजनीतिक द्वेष के कोख से पैदा हुई एक इतनी भयंकर नफरत होगी कि इससे ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार लोग और भी बेरोजगार हो जाएंगे और भी कमजोर हो जाएंगे। बिहार जैसे राज्य में लोग जो बड़े पैमाने पर बाहर जाया करते थे माइग्रेट करके, अब वो नहीं जा पाते उतना, क्योंकि उनको उनके गांव में नौकरी मिलती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्र में जाइए, पंजाब के बड़े बड़े किसान शिकायत करते हैं। हाँ, मतलब इसको दावे से नहीं कह सकते कि मनरेगा से पलायन रुका है कि नहीं रुका है। जी नहीं,
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% पलायन रुक गया, लेकिन पलायन रोकने में मनरेगा का एक बहुत बड़ा योगदान है। शहरों के ऊपर जो बर्डन बन रहा था, बोझ बन रहा था, लोग रोजगार की तलाश में जाएंगे, शहरों की तरफ जाएंगे, लेकिन ऐसे में मनरेगा ने गांव में लोगों को रोजगार दिया। जो बड़े बड़े खेतिहर किसान लोग थे, उन लोगों के सामने संकट हुआ, क्योंकि एक वेजेस का एक निर्धारण तय हुआ, निर्धारित समय के लिए निर्धारित उनका वेतन तय हुआ, उससे गरीब की एक ताकत बढ़ी, गरीब इंपावर हुआ। अगर इस इंपावरमेंट के खिलाफ बीजेपी है तो बिल्कुल उसका हम पर हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। रवि जी, मैं निखिल के बाद आप उनकी टिप्पणी कर लीजिए। कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि संजय निरुपम जी ने पत्र ही नहीं पढ़ा। तो जब बिना पत्र पढ़े, पत्र पढ़ा है, नहीं उन्होंने आप एक बात बताइए, मैंने बताया है वो बात सुनिए है कि उन्होंने लिखा है, सुन तो लीजिए। जब वो नहीं ये मत जो पत्र के चारों पैराग्राफ पत्र के जो चारों पैराग्राफ हैं, उन पत्र के चारों पैराग्राफ में आरोप गलत है। आप कैसे कह सकते मैंने पत्र नहीं पढ़ा? आपकी सारी बातें मैं सुनने के बाद, भूपेंद्र जी सुन तो लीजिए, जब उसको खुद लिख रहे हैं क्या मनरेगा, एक सेकंड आप मेरी बात सुन लीजिए। यादव जी, संजय जी, एक मिनट, एक सेकंड इनको कह लेंगे। मेरी बात सुन लीजिए। यादव जी एक मिनट मेरी बात सुनो। अरे संजय निरुपम जी एक मिनट सुनिए। अच्छा संजय जी, एक राज्य सरकार चिट्ठी लिखती है केंद्र सरकार को, दोनों बीजेपी की सरकारें, दोनों बीजेपी के मंत्री, और उसके ऊपर चर्चा होने से पहले अखबार को चिट्ठी लीक करते हैं। और क्या लगता है सिर्फ अखबार में जो चिट्ठी छपी है आप ही पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ते? सर सुन तो लो। ठीक है, उन्होंने पढ़ा। चलिए आप उस बात में जाओ। संजय जी रुकिए तो, अरे आप आहत हो गए। हाँ, आप आहत हो रहे हो संजय जी। हम आपको कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं, आप जो फर्जी आरोप लगाते हैं, ओहो संजय प्लीज, इसके ऊपर मैं जवाब दे रहा हूं। हो गया। आपको डिबेट करनी चाहिए, भाषण नहीं देना चाहिए। ओहो संजय, पूरा समय चला जाएगा भाई, एक सेकेंड। हाँ, आप संजय भाई, आप पहले मेरी बात को सुन लो। उसमें जो 1, 2, 3, 4 जो सुझाव हैं, वो इस मनरेगा स्कीम का ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उत्पादकता की वृद्धि के लिए, स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए, सुन लीजिए ना। नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैं बारी बारी से, आप पहले हिस्से पे लटकना चाहता हूं। इस स्कीम के आप सुन तो लीजिए, हिस्से पे उनके चिट्ठी के इस स्कीम में कानून वाली जो बात उन्होंने कही है कि क्या मनरेगा को कानून की जगह योजना में बदला जा सकता है, मैं पहले हिस्से में इस पे रखना उन्होंने विषय ये कहा है, उन्होंने जरूर 4 और पॉइंट लिखा है। अब आप सुन लीजिए, ये जो विषय है, ये विषय इस बात का कहीं कानून को समाप्त करने का विषय नहीं है। विषय ये है कि अगर आपकी मंशा होती, आप इससे पीछे हट रहे हैं, मैं पीछे नहीं हट रहा, सहमत नहीं है, ये एक लिख दी बात, मैं ये कह रहा हूं, मैं नहीं पूछूंगा इस पे। मेरा ये कहना है कि आप मेरा ये कहना है कि इसका जो इंटरप्रिटेशन है, इसकी जो स्पिरिट है, आप उस विषय से इसको मोड़ रहे हैं। कैसे है ग्रामीण रोजगार को क्यों किसी कानून के सहारे गारंटी की जानी चाहिए, और क्या ऐसे रोजगार किसी योजना के जरिए नहीं दिए जा सकते? तो इसमें आगे लिखा है कि इसको समाप्त कर दो? नहीं, इसमें आगे क्या लिखा है? नहीं, इसमें आगे क्या लिखा है? क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है इसका कि अगर आप इसको बेहतर बनाना चाहते हो तो इसमें ग्रामीण रोजगार उत्पादकता की वृद्धि के लिए, इसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए, इसमें विकास के द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए विषयों को जोड़ना। ये व्याख्या नहीं है, आगे के 4 पॉइंट है, पढ़िए ना। मैंने नहीं छुपाया कि 4 पॉइंट मैं भी ये नहीं कह रहा कि मैं उन पे बाद में आऊंगा। तो मैं कह रहा हूँ किसी भी पत्र को पूरे परिप्रेक्ष्य में पढ़ना चाहिए। पूरे परिप्रेक्ष्य में 4 पॉइंट पूरा पढ़ा है। नहीं, पूरा पढ़ो ना। तो आप उस एक्ट वाले बात से पीछे हट रहे, मुझे नहीं, आप पीछे हट सकते हैं। हम कह रहे हैं कि आप किसी भी चीज को आइसोलेट होकर रवीश भाई नहीं पढ़ सकते। मैं नहीं देख रहा, तो आप आइसोलेट, अगर मैं आइसोलेट होकर देखता तो मैं शुरू में इतनी बातें नहीं कहता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं ये जानना चाहता हूं, मैं ये कह रहा हूं जो शुरू में बातें आपने कही है, जो चिट्ठी में बात लिखी गई है और जो भूपेंद्र जी जो इसकी व्याख्या कर रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? और फिर मैं ये जानना चाहता हूं, अगर आप हमारे दर्शकों को ये समझा सकें जो गांव में देख रहे होंगे या कस्बों में देख रहे होंगे, कि इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? क्यों नहीं ये माना जाए कि वसुंधरा एक जायज बात कह रही हैं कि इसे एक्ट बनाने के बाद भी आप 100 दिन नहीं दे पाए, इसका राष्ट्रीय औसत 100 दिन से बहुत ही कम है, बहुत कम जगहों पे 70-75 दिन है, ज्यादातर जगहों पे 50 या 50 से कम दिन पाया जाता है। तो क्यों ना इसे योजना में बदल दिया जाए, जहां एक बाध्यता नाम की एक मजबूरी या दिखावा ना हो, और एक बेहतर योजना के रूप में इसे पेश किया जाए। निखिल, ये सवाल आपसे था। ये मेरे से पूछ रहे हैं रवि जी? हाँ,
हाँ, तो ये इतनी सारी चीजें जो इन्होंने सुझाव दिए हैं, वसुंधरा राजे जी जरूर कहती रही पूरे चुनाव के दौरान कि इसको हम और ठीक करेंगे, इसको सुधारेंगे, लेकिन ये जो सुझाव दिया है कि एक्ट नहीं हो और स्कीम हो, ये पूरी हत्या कर देगी एनआरईजीए की। सुधारे तो एक्ट के तहत ही सुधारे। और मुझे भूपेंद्र जी की भी बात समझ में नहीं आ रही है, बीजेपी क्या सोच रही है कि ये एक्ट नहीं रहेगा? ये तो ऐसा चीज कल्पना में भी नहीं था, क्योंकि एक्ट की वजह से ही लोगों को हक मिल पा रहा है, एक्ट की वजह से ही वो काम मांग पा रहे हैं। काम पूरा नहीं मिल रहा है तो वो एक्ट थोड़ा बहुत मदद दे रहा है उनको कि उनको काम मिले, और एक्ट की वजह से ही सरकार की जवाबदेही बन रही है, कर्मचारियों की जवाबदेही बन रही है, नेताओं की जवाबदेही पर वो बन रही मिला है। कहाँ? अब ये कहें कि एक्ट की जगह निखिल, स्कीम बात लगा ये है दो कि तो कोई ये जवाबदेही पूछना नहीं चाहेगा चाहिए। सवाल कि एक्ट जी, की नहीं, वजह से जवाबदारी है, लेकिन मिला कहाँ? तो कितने प्रतिशत लोगों को 100 दिन का रोजगार तो मिला? वो नहीं बहुत मिला, कम है। तो स्कीम में तो नहीं जी। रवीश जी, यदि स्कीम बन जाए तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। हम एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम के दिन जानते हैं, ये एक्ट बनने से पहले कुछ भी नहीं, लोगों को 2-2, 3-3 दिन काम मिलता था, पूरा भ्रष्टाचार था, पूरा लोगों के मर्जी पर था किसको काम दें किसको नहीं दें, कहाँ ऑन करें कहीं ऑफ करें, कहीं किसी और दिशा में कराएं। एक्ट कम से कम बांधता है, और यदि आप नहीं करो तो वहां मुकदमेबाजी होगी। तो ये एक जो लाइन इन्होंने लिखा है इसमें कि इस एक्ट का कोई फायदा नहीं है, इसके बजाय कि कुछ लोग मुकदमेबाजी करने लग गए, वो तो एक बहुत ही गंभीर बात है। इसका मतलब सरकार कहीं जवाबदेही नहीं होना चाहती है। हम चाहते थे कि वसुंधरा राजे जी और भूपेंद्र यादव जी कहें कि हाँ, इसकी जो कमियां हैं इस एक्ट को और ताकतवर बनाएंगे और हम बांधेंगे। यदि 100 दिन नहीं मिल रहा है वो पूरा मिले, हम जवाबदेही लेंगे सरकारी कर्मचारियों से, जिसकी और बात अधिकारियों से जो इसका काम नहीं करवा लेकिन रहे हैं। जिसकी बात भूपेंद्र कर रहे हैं कि बाद के पैराग्राफ में वो बता रही हैं कि स्किल डेवलपमेंट का पैसा खर्च किया जाए मनरेगा से, परमानेंट स्ट्रक्चर खड़े किए जाएं, स्थायी संसाधन हो या ढांचे बनाए जाएं जिससे गांव में आजीविका के लंबे साधन तैयार हो सकें। मान लीजिए लोगों के समझ के लिए, आसानी के लिए, उदाहरण के लिए कि तालाब बनाया जाए या फिर स्टोरेज भंडारण बनाया जाए, इससे ज्यादा बेहतर होगा। इन कुछ जो सुझाव हैं उनको लिया जा सकता है जरूर, कुछ सुझावों पर दूसरे लोगों के अलग अलग राय होंगे, लेकिन इन सुझावों को एक्ट के बाहर नहीं लिया जा सकता है। और मनरेगा के पैसे को इसके ऊपर खर्च करें नहीं करें वो सोचना चाहिए, और भी पैसा है मनरेगा में जोड़ दें, इसको और ताकतवर बनाएं। लेकिन शुरू के जो पैराग्राफ है जो कहता है कि एक्ट ही नहीं रहना चाहिए, उसके वजह से बाद के पैराग्राफ का कोई संदर्भ ही नहीं रहता है, क्योंकि किसी के पास कोई मौका नहीं होगा ये चीजें करने के लिए। और भूपेंद्र जी से मैं निवेदन करूंगा, वसुंधरा राजे जी को भी हम चिट्ठी लिख रहे हैं और केंद्रीय सरकार को भी, कि ये बात तो हटा दें कि ये एक्ट को हटाएंगे या इसको कमजोर करेंगे, क्योंकि एकमात्र चीज इसको और स्कीमों से ठीक करता है और वो एक्ट है। नहीं, और उन्होंने चिट्ठी में ये बात पार्लियामेंट का पास किया हुआ एक्ट है, उन्होंने कोई सीधे कांग्रेस हटाने और की बात बीजेपी का नहीं की। उन्होंने चिट्ठी में ये लिखी है कि क्यों किसी कानून के सहारे गारंटी की जानी चाहिए ग्रामीण रोजगार को, और क्या ऐसे रोजगार किसी योजना के जरिए नहीं दिए जा सकते हैं? तो कानून, हाँ, हटाने की बात ही नहीं है, क्योंकि रवीश जी गारंटी केवल कानून से आ सकता है, गारंटी आपको किसी योजना से नहीं आ सकता है। योजना तो किसी की मर्जी पर है, आज दो या नहीं दो, कानून में है तो गारंटी है, तो कोई कोर्ट भी जा सकता है और कोई ना कोई किसी अधिकारी को भी जवाबदेही रख सकता है। ठीक है, ये तो बुनियादी बात है। गारंटी चाहिए तो कानून चाहिए। ठीक है, हमारे साथ प्रथमेश अंबस्ट हैं जो कन्वीनर हैं, बेंगलुरु से हैं। प्रमथेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस योजना की बहुत सारी बुराइयां होती हैं कि बहुत भ्रष्टाचार है, और ये बात हम लोग भी अपने अनुभवों से देखते हैं कि गांव में कहीं अच्छी कहानियां हैं, कुछ गांव में देखा हमने कि बहुत सारे अच्छे पेड़ सड़क के किनारे लगाए गए हैं जो एक स्थायी संसाधन के रूप में वहां पैदा हुए हैं, लेकिन बहुत जगह है रास्ता बना दिया गया, रास्ता पता नहीं चलता है। ये भ्रष्टाचार के किस्से, इन किस्सों के बीच क्या आप ये कह सकते हैं कि मनरेगा एक नाकाम योजना है, 8 साल लागू होने के बाद इसकी कोई जरूरत नहीं है, शायद उसको आवाज वसुंधरा राजे दे रही हैं? जी देखिए, मेरा ये मानना है कि इसको नाकाम कहना तो सही नहीं है। ये जरूर है कि इसमें बहुत गुंजाइश है,
इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है, लेकिन इसको सरासर खारिज कर देना ये कह के कि ये नाकाम रही है, ये मेरे विचार में सही नहीं रहेगा। इसकी बहुत उपलब्धियां रही हैं, जैसे जो कि जग जाहिर हैं। ये विश्व का शायद सबसे बड़ा रोजगार गारंटी कार्यक्रम रहा है। इसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत जबरदस्त रही है। 50% जो रोजगार मुहैया हुआ है वो महिलाओं को गया है। और हम अगर रोजगार और आय के अलावा आगे बढ़ के देखें तो जो हमारी ग्रामीण शासन की जो व्यवस्था है, जो पंचायत राज व्यवस्था है, उसके ऊपर भी बहुत गहरा असर पड़ा है। बहुत जगह पे लोग आज अपने अधिकार को मांग रहे हैं, अपने अधिकारियों से, अपने पंचायत के प्रतिनिधियों से ये आग्रह कर रहे हैं कि जो एक कानूनी हक है वो उनको मिले, और ये ही एक सच्चे लोकतंत्र की बुनियाद है। तो मेरे विचार में हम इसको नाकाम तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, हमको बहुत काम करना है ताकि इसको हम और आगे इसके पूरे पोटेंशियल तक हम इसको लेके जाएं। इस विषय में जो मैं अभी चर्चा सुन रहा था, उसमें मेरा मत ये रहेगा कि बहुत बहुत संघर्ष और बहुत सालों के बाद देश के ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों को एक हक मुहैया किया है भारत के संविधान ने, और इसको हम एक हक ही रहने दें। जहाँ तक स्कीम में इसको परिवर्तित करने का सवाल है, मैं याद दिलाना चाहूँगा कि बहुत शासन की बहुत स्कीमें चली हैं आज़ादी के बाद, लेकिन आज आखिरकार एक कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्कीमें अपने उद्देश्य में कारगर साबित नहीं हुई। इसी वजह से एक प्रोटेक्शन, एक ऐसा संवैधानिक प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ी कि जिसका सहारा गरीब व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में हमेशा के लिए ले सके और एक अपना हक मांगे। तो निश्चित रूप से इसको हक ही रहना चाहिए, इसको एक और योजना की तरह नहीं देखना चाहिए। अगर इसके कई और इसकी जो कमियां हैं वैसे शहरी लोग दूर की जा सकती हैं, ये मेरा मानना है। प्रमथेश जी, अगर इसके आलोचक या वैसे शहरी लोग जो इन वास्तविकताओं से दूर हैं, मानव संसाधनों की कमी को हम उसको सही कर सकते हैं, ऐसे क्षेत्रों में फोकस कर सकते हैं जहां पे इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, और जबकि एक बार हम ये कमी पूरी करेंगे तो हमको अपने आप ही इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रमथेश जी, अगर शहरी लोग या इसकी वास्तविकताओं से दूर रहने वाले लोग ये समझते हैं कि इस योजना से पर्याप्त मात्रा में रोजगार का सृजन नहीं हुआ और अपने आसपास की जिंदगी में वो महाभ्रष्टाचार के तमाम किस्से देखते हैं, मुझे लगता है कि गांव में अगर भ्रष्टाचार का कोई सबूत है तो ये एक योजना भी है। मैं ये कहते वक्त आपने जो उदाहरण बताए उनकी इसकी खूबियों की, उसको भी ध्यान में रख रहा हूं। वैसे लोगों को आप बता सकते हैं क्या कि ये रोजगार सृजन करने में जो इसका मकसद था उसमें ये कामयाब रहा है? ये मनरेगा जी कामयाब तो रहा है, बिल्कुल कामयाब रहा है। आंकड़े तो बहुत कम है सर। करीब 50 दिन औसत हर काम मांगने वाले को मिल रहा था। गत 2-3 वर्षों में ये औसत व्यक्ति दिवस घटा है। उसके पीछे हमको कारणों को समझना चाहिए। ठीक है। कारण ये है कि पूरे जो एक काम करने की एक व्यवस्था है, उस वहां पर लोग नहीं है, मानव संसाधन नहीं है। पंचायतों को हमने जिम्मेदारी दी है कि वो नरेगा का क्रियान्वयन करें, लेकिन नियोजन करने के लिए जो एक तकनीकी कौशल चाहिए वो पंचायतों को हमने मुहैया नहीं कराई, नहीं दिया। अभी भी ऐसे गांव हमारे देश में हैं जहां पे इस चीज की जानकारी नहीं है कि ये ग्रामीण जनता का हक है कि अगर वो मांगेंगे तब पंचायत को देना पड़ेगा ये काम। ठीक है। इस बहस में बहुत जगह पे ऐसा सोचते हैं कि ये पंचायत का काम है, जब पंचायत खोलेगी तब वो काम मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि अब जरूरत है इस बात की भी कि जितनी नफ्ती करने के लिए लोग नहीं है, जितनी योजनाएं गांव में पहुंच रही हैं, पंचायत के स्तर पर मजदूरी का भुगतान कैसे होना चाहिए। और अगर मजदूरी का भुगतान नहीं होगा तो साल दर साल जो गरीब मजदूर नरेगा के साइट पे आते हैं उनका विश्वास धीरे धीरे से हटने लगेगा। ठीक है। और फिर हम ये कहेंगे कि रोजगार मुहैया नहीं हो रहा तो ये स्कीम ही नाकाम है। ठीक है। तो ना होने के पीछे आपने पंचायत सिस्टम की कमी की तरफ इशारा किया। कमियां हैं, जो खामियां हैं इसके क्रियान्वयन में, उनको हम दूर करें लग के, और ये
केवल ग्रामीण गरीब की बात नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता है। हम अगर पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो उनको सशक्त करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आज हम प्रस्तावना या उसके निवेश करें। मकसद में ये बात ठीक लग रही है, लेकिन जमीन पर लोगों ने इस योजना को एक सेकंड की बात है, जमीन पे जिस तरह से लोगों ने इस योजना को देखा है, उसके मैं वही कह रहा हूं, आप बता रहे हैं कि पंचायत सिस्टम के पास वैसी तकनीकी कौशल नहीं है उस तरह का कि इस योजना को लागू कर सके, या मानव संसाधन नहीं है, लोग नहीं है मुखिया के पास कि जो इस तरह से उसको चैनलाइज कर सके, उस वजह से भी कम हो रहा है। पर भूपेंद्र जी, मेरा एक सवाल है कि जब महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिया गया था तो 10-15 साल तक यही चलता रहा कि उनके आवाज भी है, लेकिन धीरे धीरे इन पंचायत सिस्टम में महिलाएं बहुत जगह पे मजबूत हुई हैं और इस तमाम अनुभवों के बाद वो व्यक्तिगत स्तर पे पंचायत को चला रही हैं। क्या ऐसा मौका मनरेगा को नहीं मिलना चाहिए? क्या जो मनरेगा की शुरुआती कमियां हैं, क्या ये उसी तरह की कमियां नहीं हैं कि जब पंचायत में औरतें पहुंची तो वीडियो कभी नहीं मिलता था, उनके नाम पे उनके हस्बैंड विजिटिंग कार्ड लेके घूम रहे हैं, आज भी घूम रहे हैं, लेकिन अब उसमें एक बदलाव आ रहा है कि कोई औरत या कोई लड़की चुनाव लड़ रही है, जीत रही है। आपके राजस्थान के बहुत सारे किस्से नहीं है ना, इसमें कोई मना नहीं कर रहा है। मैंने अमरीश जी शुरू में ये कहा है, जो आपकी रिपोर्ट है ये उसी के हिसाब से है। अब आप मेरे से जो स्किल अपग्रेडेशन वाली बात कर रहे थे, अभी अंबट साहब तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट है, वो कह रहे हैं कि गांव में मैन पावर है तो तकनीकी कौशल नहीं है। तकनीकी कौशल है पंचायत के पास नहीं है ना। हम केवल संसद से पास कर देते हैं, मुखिया बलेरो लेके घूमता रहता है केवल। तो आप अब जब जो आज माननीय वसुंधरा जी राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी 2 संभागों में 15 दिन तक लगातार निचले स्तर तक अपनी पूरी सरकार को लेके गई है। अभी 45 डिग्री में पूरे बीकानेर में 15 दिन गई है। वहां जो लोगों की नीचे से समस्या आ रही है, ये जो विषय अंबट साहब का है, यही विषय आ रहा है। मैं निखिल डे को ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस पत्र में एक पंक्ति भी ऐसी नहीं है कि नरेगा को समाप्त करना चाहिए। मैंने प्रारंभ में कानून से योजना मैंने ठीक, अच्छी बात नहीं, निखिल डे को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, ऐसा कोई शब्द नहीं है, लेकिन जो विषय अभी आपके सामने खुद एक्सपर्ट दे रहे हैं, जो आपके सामने समस्याएं दे रहे हैं, आखिर कोई कार्य योजना जब आती है तो उस कार्य योजना पे आज संसद की स्थायी समिति का प्रतिवेदन आता है। आज आप कार्य योजना को चलाते हुए 10 साल ले आते हैं और आप ये मानते हैं कि पिछली सरकार, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि पिछली सरकार अधिकार के नाम पर केवल देश में भ्रष्टाचार करती रही। उस सारी चीजों से बाहर निकलने के लिए आपको ग्रामीण स्तर पर विकास की नई धारा को खड़ा करने के लिए, वहां नई परिसंपत्तियों का सृजन करने के लिए, पंचायती व्यवस्था में रोजगार उत्पादकता की ज्यादा समृद्धि करने के लिए सुझाव देकर के, नए सृजनात्मक सुझाव अगर राजनीति में नहीं देंगे तो देश में विकास की धारा कैसे बढ़ेगी? संजय, एक बात है कि चलिए भूपेंद्र जी की बात से ऐसा लगता है कि सरकार शायद उतनी पक्के तरीके से तैयार नहीं है कि इस एक्ट को स्कीम में लाएगी, एक्ट समाप्त करके। वो जरूर एक बहस के लिए उस चिट्ठी में एक लाइन है, अभी के लिए मान लेते हैं जो बात है। और अगर विश्वास नहीं होता तो जैसा मैंने कहा कि 26 जून को जो मीटिंग हुई थी उसमें पीएमओ ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो लिया था, उसमें ये बात है कि मनरेगा के जरिए सूखा पड़ने की स्थिति में रोजगार का सृजन किया जाए। आप भी मानते रहे हैं कि इसमें बहुत सारी कमियां रही, आपके सरकार के समय में बहुत सारी रिपोर्ट आई, मेहर शाह ने भी लिखा, बहुत सारे काम को जोड़ा। तो क्या ये जो सरकार करना चाहती है, क्या आप उसको उस नजरिए से नहीं देखना चाहेंगे कि इसकी कमियों को दूर करने की दिशा में शायद ये एक और कदम है? देखिए रवीश, कोई भी नया प्रोग्राम, प्लान, पॉलिसी बनाते हैं और उसको लागू करते हैं तो उसको लागू करने में बहुत सारी कठिनाइयां पैदा होती है। हमारे देश में जो ब्यूरोक्रेटिक एक सेटअप है, उस सेटअप में किसी भी स्कीम को लागू करते हैं हम तो 100% ईमानदारी से लागू हो रहा और किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होता, इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता। लेकिन हमारा प्रयास होता है कि कम से कम भ्रष्टाचार, अगर कहीं पर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसको चेक किया जाए और एक्शन लिया जाए। अब जो वसुंधरा जी कह रही है या फिर यादव जी जो कह रहे हैं कि साहब इसको एक्ट से बदल के स्कीम बना दिया जाए क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार बहुत है, तो क्या स्कीम बनने के बाद भ्रष्टाचार नहीं होगा? एक दूसरी बात यह हो गई है कि इस पूरे कार्यक्रम में बहुत स्कोप है, इसमें सुधार लाने के बहुत सारे स्कोप हैं, बहुत सारे नए प्रोग्राम इन्वॉल्व कर सकते हैं आप। तीसरी बात जो अभी एक एक्सपर्ट कह रहे थे कि तकनीकी कौशल का अभाव है, जो 40,000 करोड़ रुपए का फंड मिलता है नरेगा को, उसमें एक हिस्सा
सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए होता है कि ग्राम पंचायतों को ट्रेनिंग दिया जाए, ग्राम पंचायतों को बेहतर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा के दी जाए। अगर इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी और है, इन कमियों को दूर करने के लिए मोदी सरकार कुछ कदम उठाना चाहती है, तो बेशक मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपके सामने कमिटमेंट दे रहा हूं कि हम उस सरकार को सहयोग देंगे। लेकिन इस स्कीम को मिटाने का प्रयास अगर सरकार करेगी तो हम स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है, हम ब्रेक के बाद आएंगे तो के तहत, अधिकार के तहत, हक के तहत लागू रहना चाहिए। हाँ, इसमें जितना सुधार करना करिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, आप वैसे भी आप लोग साथ साथ ही हैं। छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो निखिल जरा और प्रमथेश जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि अगर ये जो बात कही जा रही है कि अस्थायी की जगह स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाए और इस योजना को मिला दिया जाए, क्या उससे ये योजना बेहतर होती है या उसमें भी आपको इसमें ऐतराज है इस बात को लेकर? छोटे से ब्रेक के बाद आ जाएंगे सर।